Hello बच्चों. So after a very long time we are again on this platform Ask Physics. और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है एटॉमिक फिजिक्स. मॉडर्न फिजिक्स सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक विच इज एटॉमिक फिजिक्स. ये वर्ड बच्चों आपने जरूर सुना होगा. एटम वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में आया होगा स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक. यस, इट इज द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक. लेकिन ये जितना छोटा है उतना ही खोटा है. इसको पढ़ने में मतलब इतनी साइंटिस्ट लोगों ने अपने दिमाग लगाए, अपने थ्योरीज दी और कई लोग बहुत जबरदस्त तरीके से फेल भी हुए. और इवन आज भी ये टॉपिक एक बहुत ही रिसर्चल टॉपिक है और रिसर्च इस पर चले जा रही हैं. आज भी हम एटम को कंप्लीटली स्टडी नहीं कर पाए हैं. क्लियर है. लेकिन हाँ, जो पास्ट में डिस्कवरीज हो चुकी हैं, जो रिसर्च हो चुकी हैं, उन्हीं को आज हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में. बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे. बहुत ही ध्यान से आप इस लेक्चर को सुनिएगा. तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताऊं कि एटम को पढ़ने के लिए सबसे पहले जो थ्योरी दी थी, मतलब बहुत थ्योरीज हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं, जिनमें से कुछ थ्योरीज हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं. बहुत सारे साइंटिस्ट भाई लोगों ने अपने दिमाग लगाया, अपनी थ्योरीज दी, जिसमें से कुछ स्पेशल नाम थे. वो थे थॉमसन साहब, पता ही होगा आपको, रदरफोर्ड साहब, देन बोहर साहब. क्लियर है. इन तीनों के हम जो मॉडल्स हैं वो डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं थॉमसन साहब का मॉडल. सबसे पहले जो दिमाग लगाया वो लगाया था थॉमसन साहब ने. उन्होंने क्या कहा बच्चों, उन्होंने कहा कि एटम एक वाटरमेलन की तरह है. ऐसे समझो, उन्होंने क्या थ्योरी दी, एटम एक किसकी तरह है, वाटरमेलन की तरह है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सारे में. पॉजिटिव चार्ज जो है वो सारे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. और जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन है वो जैसे वाटरमेलन में बीज जो होते हैं, सीड्स होते हैं, वो गड़े हुए होते हैं. उन्होंने कहा कि वैसे ही इलेक्ट्रॉन जगह जगह गड़े हुए हैं. वो थ्योरी उन्होंने दी. लेकिन एक्सपेरिमेंट चले और एक्सपेरिमेंटल स्टडी उनके मॉडल को पूरी तरह से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी. जो एक्सपेरिमेंट हुए, जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस आए, वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कहीं तक भी उनके मॉडल के साथ जस्टिफाई नहीं कर रहे थे. तो उनका मॉडल तुरंत फेल हो गया. उसके बाद बच्चों आए रदरफोर्ड साहब. उनका मॉडल बहुत ही जबरदस्त था. क्लियर एकदम. कुछ ड्रॉबैक्स थे, दैट इज फाइन, कुछ ड्रॉबैक्स थे, लेकिन एक्चुअल में उनका मॉडल क्या था, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड था बच्चों. उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया बच्चों, अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग. ये बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है, एनसीईआरटी में भी आपको मिलेगा. रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल या फिर थिन गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के नाम से भी ये मशहूर है. उसमें बच्चों उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक थिन शीट ली गोल्ड की. थिन शीट मतलब उसकी थिकनेस बहुत ही कम, लेट्स से 10 की पावर -4, 10 की पावर -5, इतनी पतली थिन शीट ली उन्होंने गोल्ड फॉयल की. और उन्होंने अल्फा पार्टिकल का एक सोर्स लिया, जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो रही थी, अल्फा रेज एमिट हो रहे थे. क्लियर है. उन्होंने एक सेटअप तैयार किया और उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. उस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशंस क्या थे वो मैं आपको बताता हूं. उन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज जो हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज जो हैं वो सीधा निकल गई. आगे स्क्रीन लगा रखी है, यहाँ पर सोर्स है अल्फा, ऐसा समझो अल्फा पार्टिकल का सोर्स, यहाँ पर थिन शीट और यहाँ पर अपनी स्क्रीन. तो उन्होंने देखा बच्चों मोस्ट ऑफ द रेज, ऐसा समझो मान लो 1000 रे उन्होंने गिराई, तो 950 रेज, लेट से 950 रेज एंड मोर देन दैट रेज वो स्ट्रेट निकल गई, बिना किसी डेविएशन के स्ट्रेट निकल गई, सीधा निकल गई. बात समझ में आई. तो यहां से उन्होंने एक कंक्लूजन दिया कि यार एटम का ना मोस्टली हिस्सा खाली है. मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी. बहुत ही जबरदस्त उन्होंने कंक्लूजन दिया. उन्होंने कहा कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी. और उन्होंने देखा कि कुछ रेज जो है वो स्लाइटली डेविएट हो गई.
उन्होंने कहा कि एटम के अंदर कुछ ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है जो कि इन रेज को स्लाइटली डिफ्लेक्ट कर रहा है, और उन्होंने देखा कि बहुत ही कम, ऐसे समझो 10,000 में से लेट से 2 या 4 रेज 180 डिग्री पर बाउंस बैक हो गई। मतलब ऐसा समझो कोई कोलिजन हुआ है, किसी मासिव चीज से कोलिजन हुआ है और वो रेज वापस गिर गई, वो रेज वापस आ गई। तो उन्होंने इन्हीं ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर एक बहुत ही जबरदस्त मॉडल दिया, और उन्होंने कहा कि यार मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी एंड द शेप ऑफ द एटम इज स्फेरिकल। द शेप ऑफ द एटम इज स्फेरिकल। क्या मेरी बात समझ में आ रही? स्फेयर की तरह है, जिसका मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है बच्चों? खाली है। मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है बच्चों? खाली है। और कहीं ना कहीं इसके सेंट्रल पार्ट पर एक बहुत ही मासिव चीज है जिसका नाम उन्होंने दिया बच्चों न्यूक्लियस। और उन्होंने कहा कि वहीं पर ही पॉजिटिव चार्ज है, वहीं पर ही क्या है? पॉजिटिव चार्ज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और इसका नाम उन्होंने क्या दिया? न्यूक्लियस। इसका नाम उन्होंने क्या दिया? न्यूक्लियस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम। और उन्होंने बोला कि एटम का सारा का सारा मास यही है। मतलब कि ऑलमोस्ट एटॉमिक मास विल बी नियरली इक्वल्स टू, मतलब इस एटम का मास विल बी नियरली इक्वल्स टू मास ऑफ दिस न्यूक्लियस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और उन्होंने कहा कि ये मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी है, और इस न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जस्ट लाइक अवर सोलर सिस्टम, उसी तरीके से उन्होंने इस एटम को डिस्क्राइब किया, उसी तरीके से उन्होंने एटॉमिक मॉडल को डिस्क्राइब किया। और बहुत ही अच्छा मॉडल। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से दिया गया मॉडल था। क्लियर है ना? बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार मॉडल, और वो चला भी, ये मॉडल काफी हद तक चला भी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम। लेकिन कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं, तो यहां पर भी कुछ कमी रही। वो कमी क्या थी? वो ड्रॉबैक्स क्या थे बच्चों? जब तक ये मॉडल आया तब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आ चुकी थी, और मैक्सवेल साहब बता चुके थे कि एसिलरेटिंग इलेक्ट्रॉन, अगर कोई इलेक्ट्रॉन एसिलरेटिंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस EM वेव्स, EM रेडिएशंस। ये हमें पता भी है, ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EM वेव्स में देख चुके हैं। व्हाट इज द सोर्स ऑफ EM रेडिएशन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एसिलरेटिंग चार्ज। जब भी चार्ज एसिलरेट करता है तो वो रेडिएशंस एमिट करता है। तो उन्होंने कहा कि जब ये चार्ज एसिलरेटिंग तो है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज देयर। जब ये चार्ज एसिलरेटिंग है, क्यों? क्योंकि हम लिख सकते हैं mv²/r will be equals to k q1 q2, that means ZE, charge of the nucleus, into E upon में r²। क्लियर एकदम। so that's what ये क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्योंकि ये चार्ज एसिलरेटिंग है तो ये 110% इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकाल रहा होगा। और अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकाल रहा होगा तो इसका जो रेडियस है वो फिक्स नहीं होना चाहिए। इसका रेडियस फिक्स नहीं होना चाहिए, बशर्ते इसका रेडियस फिक्स ना होने की बजाय इसका पाथ कुछ इस तरीके से स्पाइरल में होना चाहिए, और एक टाइम के बाद एटम न्यूक्लियस के अंदर, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर कोलाइड हो जाना चाहिए। दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क कहां पर आ गया बच्चों? रदरफोर्ड साहब किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए? स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए बच्चों। रदरफोर्ड साहब एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आ चुकी थी। वो कहती थी कि एक्सेलरेटिंग चार्ज विल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। क्लियर है? पहला ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक बच्चों ये था, एक एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है। क्या होता है? एटॉमिक स्पेक्ट्रम।
एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है बच्चों? जब भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट करते हैं या फिर डी एक्साइट होते हैं, तो वो कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं, जो कि हम पढ़ेंगे भी। क्लियर है? वो एनर्जी रिलीज करते हैं, और अगर हम उसको एक फोटोग्राफिक प्लेट पर लें तो वो लाइंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लाइंस बनाते हैं, और उसी को बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ये हम पढ़ेंगे डिटेल में, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो वो इस तरीके के एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को जस्टिफाई नहीं कर पाए, वो नहीं बता पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों जब एटम के अंदर के इलेक्ट्रॉन एक्साइट और डी एक्साइट होते हैं तो क्यों ये स्पेक्ट्रम आता है, वो नहीं जस्टिफाई कर पाए, वो नहीं बता पाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो दो मेजर ड्रॉबैक उनका मॉडल, दो मेजर ड्रॉबैक उनके मॉडल के थे। एक तो सबसे पहला स्टेबिलिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। वो रदरफोर्ड साहब का मॉडल एटॉमिक स्टेबिलिटी को जस्टिफाई नहीं कर पाया। और दूसरा जस्टिफिकेशन क्या था बच्चों? दूसरा जस्टिफिकेशन क्या था? एटॉमिक स्पेक्ट्रम। वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम को भी समझा नहीं पाए। क्लियर है? अच्छा मॉडल था, क्लियर कट मॉडल था, एकदम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के साथ था, लेकिन बशर्ते कुछ ड्रॉबैक रही। तो ये पूछ लेता है बोर्ड में भी, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल? तो ये आप दो ड्रॉबैक उनके लिख सकते हैं, स्टेबिलिटी एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? उसके बाद बच्चों आए बोहर साहब। और उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त मॉडल दिया। सेम ऐसा ही मॉडल था, लेकिन उन्होंने कुछ एडवांस चीजें हमें बताई जो कि रदरफोर्ड साहब नहीं बता पाए। और उन्होंने रदरफोर्ड साहब की दोनों कमियां अपने मॉडल में दूर कर दी। क्लियर है? लेकिन बोहर मॉडल का भी एक कमी थी। वो कमी क्या थी? कि बोहर मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम। देखिए, मैं बोहर मॉडल मैंने बताया नहीं है अभी आपको, लेकिन मैंने पहले ही उसकी कमी बता दी आपको, लेकिन क्योंकि ये बहुत जरूरी था पहले ही बताना। क्योंकि बोहर मॉडल इज ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम। अब ये क्या है भाई? हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? एक। और हाइड्रोजन लाइक एटम, दैट मीन्स हीलियम प्लस, लिथियम 2+, दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ उस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? एक। दैट मीन्स बोहर साहब इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन को जस्टिफाई नहीं कर पाए थे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उसके बाद और मॉडल्स आए, और थ्योरी आई, क्वांटम मैकेनिक्स आई, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक बॉडी सिस्टम हम पढ़ते हैं। उसके बाद तो बहुत अच्छी अच्छी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, दिस एंड दैट, सो एंड सो, वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन मैंने पहले ही बोहर साहब का ड्रॉबैक बता दिया। वो क्या था? बोहर मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दैट मीन्स बोहर साहब इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन को जस्टिफाई, इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन की स्टडी नहीं कर पाए थे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है ना? अब हम पढ़ते हैं बोहर साहब के मॉडल को। बोहर साहब ने अपने मॉडल में 3 पोस्टुलेट दिए बच्चों, और वो 3 पोस्टुलेट हमें यहां पढ़ने हैं, और वो बोर्ड में आ भी जाते हैं। किस नाम से? बोहर 3 पोस्टुलेट ऑफ बोहर मॉडल। तो वो आपको लिखने होते हैं। क्लियर है एकदम? मॉडल सेम था कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर चार्ज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, दैट इज फाइन। इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। बोहर साहब ने हमें बताया कि खाली अगर आपको एटम की स्टडी करनी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का ज्ञान से काम चलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि इसको हम क्वांटम मैकेनिकली डील करते हैं, और यहीं से शुरुआत हुई थी बच्चों क्वांटम मैकेनिक्स की। उन्होंने सबसे पहले अपना पोस्टुलेट दिया, वो ये था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां रिवॉल्व कर रहे हैं? वो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर एक फिक्स एनर्जी शेल्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, एक फिक्स एनर्जी शेल में ऑर्बिटिंग कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम?
और इनका नाम उन्होंने दिया ऑर्बिटल, एनर्जी ऑर्बिटल, और यहीं से फंडा निकला क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी का। उन्होंने पहला पोस्टुलेट क्या दिया कि बच्चों न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक फिक्स एनर्जी शेल्स में रिवॉल्व करते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स। इनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो स्टेबिलिटी का फंडा बच्चों देखो खत्म हो गया। स्टेबिलिटी का फंडा क्या हो गया, खत्म। ऐसे समझो एक टनल है, ऐसे समझो बच्चों एक टनल है। मैं इसको और अगर आपको विजुलाइज करा दूं, ऐसे समझो एक टनल है। क्या है, टनल है, और इस टनल की एनर्जी फिक्स है और इलेक्ट्रॉन फर्स्ट क्लास यहां पर है और आराम से इसमें घूमे जा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? दैट मीन्स यहां पर इसकी एनर्जी क्या है, फिक्स। दैट मीन्स अब ये एनर्जी रिलीज नहीं करेगा और ये न्यूक्लियस में सबमर्ज कोलाइड नहीं होगा। दैट मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ एटम बरकरार रहेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो पहला पोस्टुलेट आप क्या लिखोगे बच्चों? पहला पोस्टुलेट आपको क्या लिखना है कि जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक फिक्स एनर्जी शेल्स में ऑर्बिटिंग करता है, एक फिक्स एनर्जी शेल में रिवॉल्व करता है। इन एनर्जी शेल्स की, हर एनर्जी शेल्स की एनर्जी क्या होती है, फिक्स। कितनी होती है सब हम निकालेंगे बाद में। फिक्स एनर्जी शेल है, फिक्स एनर्जी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और इन फिक्स एनर्जी शेल में ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों ओर। दैट मीन्स स्टेबिलिटी अब इसकी बरकरार रहेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है। और उन्होंने इसका नाम क्या दिया, एनर्जी शेल्स। क्या नाम दिया इन्होंने, एनर्जी शेल्स। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है बच्चों। नाउ सेकंड पोस्टुलेट बच्चों ये था, उन्होंने बताया कि अब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इनके फिक्स एनर्जी शेल्स में रिवॉल्व करेगा तो वो कहीं पर भी जाकर के रिवॉल्व करेगा, नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं एनर्जी शेल्स में रिवॉल्व करेगा जहां पर इसका एंगुलर मोमेंटम बच्चों एल, एंगुलर मोमेंटम सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 के बराबर होगा। क्या बोला उन्होंने? ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं एनर्जी शेल्स में रिवॉल्व करेगा जहां इस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम nh/2 के बराबर होगा, where n is what, some integers। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? h is what बच्चों, Planck's constant, 2 is 2 and pi is pi। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? that means L किसके बराबर हो सकता है बच्चों, MVR। that means MVR, we can write MVR will be equals to nh/2 and that is the most important and second postulate of बोर्स मॉडल। हम रेडियस की कैलकुलेशन, वेलोसिटी की कैलकुलेशन, एनर्जी की कैलकुलेशन में ये यूज करने वाले हैं बच्चों। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है। तीसरा पोस्टुलेट उन्होंने क्या दिया बच्चों? उन्होंने तीसरा पोस्टुलेट ये दिया कि मान लो एक शेल ये रहा, एक एनर्जी शेल ये रहा बच्चों। क्लियर है? मान लो यहां पर इसकी एनर्जी है E1, यहां पर इस टनल की एनर्जी है, इस एनर्जी शेल की एनर्जी है E2। क्लियर है बच्चों? हम पढ़ेंगे जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो एनर्जी बढ़ने लगती है। एनर्जी क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। ये हम निकालेंगे, ये हम कैलकुलेट करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बच्चों उन्होंने तीसरा पोस्टुलेट दिया कि जब जब इलेक्ट्रॉन अपने हायर एनर्जी शेल से लोअर एनर्जी शेल में ट्रांजिट करेगा, जब भी इलेक्ट्रॉन अपने हायर एनर्जी शेल से लोअर एनर्जी शेल में जाएगा, तब तब ये कुछ रेडिएशंस निकालेगा, तब ये कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। एंड दैट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स, ये कुछ एनर्जी रिलीज करेगा और वो एनर्जी किसके बराबर होगी? इन दोनों के डिफरेंस के बराबर। वो किसके बराबर होगी? इन दोनों के डिफरेंस के बराबर। और वो किसके बराबर होगी बच्चों? h nu की। where nu is the what? Nu is what? frequency of the radiation। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? उन्होंने क्या बोला कि जब भी इलेक्ट्रॉन अपने हायर एनर्जी शेल से लोअर एनर्जी शेल में जंप करेगा, कूदेगा, ट्रांसफर होगा, तब वो इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, फोटोन्स रिलीज करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वो रिलीज करेगा एनर्जी को, और वो एनर्जी किसके बराबर होगी? द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ दीज टू
एनर्जी शेल्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और बच्चों उसको मैं किसके बराबर डाल सकता हूं? एच न्यू, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एमिटेड रेडिएशंस और द एनर्जी ऑफ द फोटोन्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और इसी के बेसिस पर क्या जस्टिफाई हुआ? एटॉमिक स्पेक्ट्रम। इसी के बेसिस पर क्या जस्टिफाई हुआ? एटॉमिक स्पेक्ट्रम। दैट मींस बोहर साहब ने अपने मॉडल से दोनों रदरफोर्ड साहब की दोनों ड्रॉबैक को खत्म किया और इन्हीं तीनों पोस्टुलेट का सहारा लेते हुए हम एटम को पढ़ते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या तीनों पोस्टुलेट एकदम क्लियर है बोहर साहब के? फर्स्ट पोस्टुलेट किसका है? एनर्जी शेल्स का, फिक्स एनर्जी शेल्स का, कि हर इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर फिक्स एनर्जी शेल्स में ऑर्बिटिंग करता है। दूसरा क्या है कि ऐसा नहीं है कहीं पर भी जाकर के ऑर्बिटिंग करने लगेगा, वो सिर्फ उन्हीं एनर्जी शेल्स में ऑर्बिटिंग करेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम n h/2π के बराबर होगा। तीसरा पोस्टुलेट बच्चों, जब भी इलेक्ट्रॉन अपने हायर एनर्जी शेल से लोअर एनर्जी शेल में जाएगा तब तक वो उन एनर्जी शेल के डिफरेंस के बराबर की एनर्जी की रेडिएशंस को निकालेगा इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स, और यहीं से एटॉमिक स्पेक्ट्रम जस्टिफाई होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या तीनों पोस्टुलेट एकदम क्लियर है? इनको आप नोट डाउन करिए। अब हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, रेडिएशन, वेलोसिटी, दिस एंड दैट, सो एंड सो। क्लियर है एकदम? इसको आप नोट करिए, हम आगे बढ़े। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। हमने बोहर साहब के तीनों पोस्टुलेट पढ़ लिए हैं। अब बोहर पोस्टुलेट का इस्तेमाल करते हुए, बोहर साहब के सेकंड पोस्टुलेट का इस्तेमाल करते हुए, विच इज L बराबर NH/2π, और अपनी क्लासिकल थ्योरी का इस्तेमाल करते हुए बच्चों अब हमें कुछ कैलकुलेशन करनी है। बहुत ही ध्यान से सुनना, हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं। ऑल्दो बोहर मॉडल हाइड्रोजन एटम के लिए है, लेकिन बच्चों हम जनरल कैलकुलेशन करेंगे हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब कि न्यूक्लियस का चार्ज हम क्या लेके चलेंगे? Ze। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? फॉर हाइड्रोजन एटम वी विल पुट Z बराबर 1। Z इज द एटॉमिक नंबर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अच्छा भाई, मान लो बच्चों एक एटम है, हाइड्रोजन लाइक एटम है, क्लियर है, न्यूक्लियस का चार्ज Ze, क्लियर है। एक इलेक्ट्रॉन है जो कि nth एनर्जी शेल में है। बच्चों ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन किस में है? अपने nth एनर्जी शेल में है। क्लियर? एकदम जनरल कैलकुलेशन है। nth एनर्जी शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। सेंटर से उस nth एनर्जी शेल की दूरी है Rn। हमें Rn निकालना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Rn क्या हुआ बच्चों? Rn क्या हुआ? सेंटर से उस nth एनर्जी शेल की दूरी जिसमें ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है विद वेलोसिटी लेट से vn, और ये vn भी हमें निकालना है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कैलकुलेशन हम यहां देखने वाले हैं। Rn निकालेंगे, vn निकालेंगे, फिर ओमेगा निकालेंगे, टाइम पीरियड निकालेंगे, एनर्जी निकालेंगे, बहुत सारी चीजें हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? ठीक है, हमें आगे बढ़ जाना चाहिए क्या? चलिए बहुत ध्यान से सुनना, बस कैलकुलेशन है, प्योर कैलकुलेशन है, लेकिन आपको कंसेप्ट समझ में आने चाहिए। ठीक है बच्चों, अब मान लो बच्चों ये इलेक्ट्रॉन है, इसका मास है m। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? m। क्लियर है? ये nth एनर्जी शेल में है जिसका रेडियस है Rn, वेलोसिटी है vn। तो बोहर सेकंड पोस्टुलेट क्या कहता है? दिस L will be equals to what? This L will be equals to what? NH/2π। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और ये L किसके बराबर होगा बच्चों? mvr। That means mvn Rn will be equals to NH/2π। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है बच्चों? यहां से कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अच्छा भाई, अब देखो यहां से अगर मैं vn की वैल्यू निकालूं बच्चों तो vn क्या आ जाएगा? NH/2π, प्योर कैलकुलेशन है, अपॉन में 1/m इंटू Rn। ठीक, क्लियर है एकदम? कंसेप्ट समझ में आ गया? अच्छा भाई, अब देखो, अब ये तो हो गया बोहर सेकंड पोस्टुलेट। अब हमें अपनी क्लासिकल अप्रोच भी लगानी है। ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज देयर, सेंट्रीपिटल फोर्स इज देयर। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। दैट मींस वी कैन राइट, क्लासिकली वी कैन राइट mv²/r will be equals to what? वो किसके बराबर होगा? k q1 q2 by r square, that means 1/4πε0
Q1 क्या होगा बच्चों, ZE, Q2 क्या होगा, E अपॉन में Rn का स्क्वायर। दैट मीन्स here the necessary centripetal force कौन प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। क्लियर एकदम बच्चों। अब देखो यहां से सिंपल सी कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे। देखिए बच्चों कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, एक Rn से एक Rn कैंसिल। क्लियर है। अब यहां से Vn की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, यहां से Vn की वैल्यू उठाइए और यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। कैलकुलेशन आपको ध्यान से देखनी है, ठीक है। दैट मीन्स वी कैन राइट m इंटू Vn स्क्वायर, यहां पर डायरेक्टली पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर इंटू 1 बाय एम स्क्वायर इंटू Rn स्क्वायर बराबर 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर अपॉन में Rn। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, यस, 4 से 4 कैंसिल, m से एक m कैंसिल, पाई से एक पाई कैंसिल, ठीक है बच्चों, Rn से एक Rn कैंसिल, ठीक है बच्चों। अब मुझे ये Rn निकाल लेना है, इस Rn को यहां भेज दो, ये साइड टर्म यहां पर ले आओ, ठीक है बच्चों। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, ये Rn क्या आ जाएगा बच्चों, यहां से Rn क्या आ जाएगा बच्चों, देखो ये Rn यहां पे गया, एप्सिलॉन नॉट इधर, देखिए ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर अपॉन में, ऊपर यही रहेगा अपॉन में, ये साइड टर्म नीचे आ जाएगी बच्चों, ये साइड टर्म नीचे आ जाएगी तो क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए क्या आ जाएगा, m एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट नहीं, m यहां पर ये m पाई और क्या बचेगा बच्चों, और क्या बचेगा यहां से ZE स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है। देखिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, Rn विल बी इक्वल्स टू, देखो क्या लिख सकते हैं हम, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m E स्क्वायर, इसको मैं ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूं, n स्क्वायर बाय z। अब देखो बच्चों जो मैंने ब्रैकेट में क्लोज किया है ये कांस्टेंट है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। फिर बोल रहा हूं आपको कुछ भी चीज याद नहीं करनी है, मैं फिर बोल रहा हूं, देखिए ये चित्र कांस्टेंट है, h कांस्टेंट, एप्सिलॉन कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, m कांस्टेंट, e कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है। हमें जो देखने वाली बात है वो ये है बच्चों, यहां से हमें पता चला कि Rn बच्चों इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर ओवर z। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, Rn is directly proportional to n square over z. That means जैसे जैसे n बढ़ेगा r बढ़ेगा, जैसे जैसे z बढ़ेगा r घटता रहता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों, ये तो कांस्टेंट टर्म है, जब भी आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी। हमें इसको ना याद रखने की बजाय हमें वो कांस्टेंट वैल्यू बच्चों याद होनी चाहिए, और वो कांस्टेंट वैल्यू बच्चों होती है, ध्यान रखना, वो कांस्टेंट वैल्यू बच्चों आती है 0.529 into 10 की पावर -10। That means directly I can write 0.529 n square by z और आंसर मस्ट बी इन एंगस्ट्रॉम्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। That means अब आपको कुछ भी ये सब ध्यान नहीं रखना है, आपको ध्यान क्या रखना है, Rn is directly proportional to n square, Rn is inversely proportional to z. For hydrogen atom, z is simply equals to what? 1. For hydrogen like atom, just put the value of z also. क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है। अब देखिए इस रिलेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के किसी भी एनर्जी शेल की सेंटर मतलब न्यूक्लियस से दूरी, मान लो थर्ड एनर्जी शेल की दूरी हमें निकालनी है, और लेट्स से हीलियम एटम है, तो हीलियम एटम है तो जेड क्या पुट करूंगा 2, और थर्ड एनर्जी शेल की निकालनी है तो यहां पर क्या पुट करूंगा 3। दैट मींस 0.529 इंटू 9/2 एंगस्ट्रॉम। बस सिंपल कैलकुलेशन, क्लियर एकदम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट Vn ऑल्सो, सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट Vn बच्चों। देखो Vn में क्या करोगे, सिंपली Rn की वैल्यू उठा के पुट कर दो, यहाँ पर सिंपली Rn की वैल्यू उठा करके पुट कर दो। यहाँ पर Rn है, यहाँ पर एक काम करता हूँ Rn का इनवर्स कर लेता हूँ, तो देखिए बच्चों Rn का इनवर्स दैट मींस 1/Rn क्या हो जाएगा बच्चों, इसका इनवर्स कर दो, पाई m e स्क्वायर बाय h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट z बाय n स्क्वायर। अब डायरेक्टली यहां पर पुट कर दो बच्चों, तो देखिए Vn क्या आ जाएगा बच्चों, यहां से वैल्यू उठाओ, Vn क्या आ जाएगा, NH ओवर 2 पाई
इंटू 1/m इंटू 1/rn की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो बच्चों, यहां से डायरेक्ट पुट कर दो। कैलकुलेशन जितनी स्मार्टली करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। h² ε0 इंटू z/n²। चलिए बच्चों कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, यस, पाई से पाई गया, m से m गया, एक h से एक h गया, एक n से एक n गया बच्चों। तो सिंपली vn क्या आ गया बच्चों, ऊपर क्या बचेगा, देखो ऊपर सिंपली बचेगा e² अपॉन में नीचे क्या बचने वाला है बच्चों, फटाफट देखो नीचे क्या बचने वाला है, नीचे बचने वाला है 2ε0 h। ठीक है, इसको ब्रैकेट में क्लोज, z/n। हमें ध्यान दे रखना है vn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चों z/n। और बच्चों ये टर्म कांस्टेंट है, जब आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो बच्चों तो मैं डायरेक्टली आपको रिजल्ट बता देता हूं, 2.18 इंटू 10⁶ z/n मीटर पर सेकेंड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर हो रहे हैं आपके? बिल्कुल सिंपल और स्मार्ट कैलकुलेशन करनी है आपको, ये सब ध्यान नहीं रखना है। फिर बोल रहा हूं आपको ध्यान रखना है ये रिजल्ट, आपको ध्यान रखने हैं ये रिजल्ट। अब हम किसी भी nth एनर्जी शेल में हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए वेलोसिटी निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की। बच्चों देखो वेलोसिटी निकाल सकते हैं सेंटर न्यूक्लियस से उस nth एनर्जी शेल का दूरी निकाल सकते हैं। और देखिए हम कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए क्या क्या निकाल सकते हैं, मान लो हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है ओमेगा, तो ठीक है v इज इक्वल टू ओमेगा आर, दैट मींस ओमेगा बराबर ओमेगा एन बराबर vn अपॉन में rn, ओमेगा एन बराबर vn अपॉन में rn। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, vn की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, vn की जगह e²/2ε0 h इंटू z/n। 1/rn की वैल्यू बच्चों यहां से डायरेक्टली पुट कर दो, 1/rn की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई m e²/h² z/n²। ठीक है, देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा हो तो कैंसिल आउट कर दो, नहीं हो रहा तो नहीं करो। ठीक है, कुछ भी कैंसिल आउट होता मुझे नहीं दिख रहा तो क्या आ जाएगा बच्चों, पाई m e⁴ अपॉन में 2ε0² ब्रैकेट बंद z²/n³। हमें ये सब कुछ भी ध्यान नहीं रखना बच्चों एग्जाम में, चाहे वो कंपटीशन हो या सीबीएसई, उसको इन सब से कोई मतलब नहीं है, कांस्टेंट है, मतलब इनसे है, मतलब इनसे है। ओमेगा एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z²/n³। वेरी गुड, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हमें पता ही है, हमें पता है क्या रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी का, बाय क्या रिलेशन होता है, ओमेगा बराबर 2π/t। ओमेगा बराबर ये पता ही है आपको, ये रिलेशन आपको पता ही है क्या होता है, ओमेगा बराबर 2π/t और 1/t क्या होता है, f। दैट मींस ओमेगा बराबर 2πf, दैट मींस f बराबर ओमेगा ओवर 2π। दैट मींस अगर मुझे फ्रीक्वेंसी, ये क्या आ गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अगर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है fn तो सिंपली 2/पाई से इसको डिवाइड कर दो, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, दैट मींस क्या आ जाएगा, m e⁴ अपॉन में 4ε0² h³ इंटू z²/n³। अगेन मुझे इस कांस्टेंट से क्या ही लेना देना, मुझे ये देखना है fn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब टाइम पीरियड निकालना है तो बच्चों आपको पता ही है टाइम पीरियड क्या होता है, 1 में fn। क्या मेरी बात समझ में आ रही? फ्रीक्वेंसी, तो इसका इन्वर्स कर दो बच्चों, इसका इन्वर्स कर दोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, देखो 4ε0² h³ अपॉन में m e⁴ ब्रैकेट बंद n³/z²। मैं अगेन आपसे रिपीट कर रहा हूं, इन कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है एग्जाम में, कंपटीशन, स्पेशली कंपटीशन में उसको मतलब इससे होता है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा कैलकुलेट कराता है रेशियो, और रेशियो में ये चीजें कैंसिल आउट हो जाती हैं बच्चों, ये चीजें कैंसिल आउट हो जाती हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दैट मींस हमें ध्यान रखना है Tn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³/z²। अब देखिए आप यहां से कितनी चीजें निकाल सकते हैं, मैं तो सिंपली कैलकुलेशन किए जा रहा हूं। देखिए यहां पर मैंने क्या निकाला, रेडियस निकाल दिया,
यहाँ पर मैंने क्या निकाल दिया, रेडियस, मतलब कि न्यूक्लियस से nth एनर्जी शेल की दूरी निकाल दी। यहाँ वेलोसिटी निकाल दी, यहाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल दी, यहाँ फ्रीक्वेंसी निकाल दी, यहाँ टाइम पीरियड निकाल दिया। मान लो करंट निकालना हो तो ठीक है यार, करंट क्या होता है, I बराबर E बाय टाइम पीरियड, करंट आ गया। जस्ट सिंपली पुट द वैल्यू। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सेंटर पे, मैं वो तक निकाल सकता हूं, देखिए कुछ भी निकाल सकता हूं मैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है भाई, ऐसे समझो करंट, मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है तो करंट ऐसे है, लाइक दिस। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपको पता ही है, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I ओवर 2R। जस्ट सिंपली पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। क्या मेरी बात समझ में आई? अगेन मुझे कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होगा, मुझे मतलब होगा ये फैक्टर से, इस फैक्टर से मुझे मतलब होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस फैक्टर से मुझे मतलब होता है। क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? कुछ भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, वो कुछ भी कैलकुलेट आपसे करवा सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसको अपलोड करिए, आगे हम कैलकुलेशन करेंगे एनर्जी की। चलिए बच्चों, अब हम कैलकुलेशन करते हैं एनर्जी की। अब हम किसकी कैलकुलेशन करते हैं? एनर्जी की। इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है बच्चों, तो कौन कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उन दोनों का सम टोटल एनर्जी, उन सभी की हम कैलकुलेशन करते हैं बच्चों। चलिए सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी की कैलकुलेशन करते हैं। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इन nth शेल, वो क्या होगी बच्चों? हाफ mvn²। क्लियर है? अब देखिए बच्चों, सीधा यहां से इस रिजल्ट से mvn² की वैल्यू डायरेक्टली आप पुट कर दो एंड यू विल गेट द रिजल्ट। तो क्या आ जाएगा बच्चों? हाफ, ये वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, ZE² अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RN। सो KN आ गया बच्चों कितना? ZE² अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट RN। RN की टर्म में आंसर निकाल रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी भी बाद में हम पुट कर देंगे। चलिए बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? आपको पता ही रिजल्ट, K Q1 Q2 बाय R। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? K Q1 Q2 बाय R। तो जस्ट सिंपली पुट द वैल्यू। UN क्या हो जाएगा बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर चार्जेस को साइन के साथ पुट करते हैं। तो Q1 क्या होगा बच्चों? ZE। Q2 क्या होगा बच्चों? -E अपॉन में RN। तो क्या हो गया बच्चों? ये -ZE² अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट RN। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो दैट्स द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दैट्स द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी क्या होगी बच्चों? टोटल एनर्जी वो क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम। वो क्या होगा बच्चों? काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है? ZE² अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट RN, और ये क्या आ रहा है बच्चों? सॉरी, दिस शुड बी 4, दिस शुड बी 4। क्लियर है? और ये क्या आ रहा है बच्चों? ये क्या आ रहा है? -ZE² अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RN। इसको बच्चों हम सिंप्लीफाई करेंगे तो En सिंपली कितना आ जाएगा जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे? -ZE² अपॉन में 8 पाई एप्सिलॉन नॉट RN। अब बच्चों 1/RN की वैल्यू मैंने निकाली थी, उस 1/RN की वैल्यू यहां पर अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं डायरेक्टली तो बच्चों आ जाएगा -Z/E², 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/RN की वैल्यू बच्चों क्या थी? πmE² अपॉन में h² एप्सिलॉन नॉट Z/n²। क्लियर है? अब देखो कुछ चीज कैंसिल आउट हो रही है तो कैंसिल आउट कर दीजिए, नहीं तो सिंपली जस्ट पाई से पाई कट गया तो क्या आ गया बच्चों? माइनस साइन बाहर, m⁴ अपॉन में 8 h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, Z²/n²। ये बच्चों क्या आ गया? En। अगेन हमें कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस बार हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। जब हम इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं बच्चों, तो सारी वैल्यूज m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, E चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, 8h प्लैंक्स कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यू नो वैल्यू वैल्यूज की वैल्यू जब हम बच्चों इसमें पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा बच्चों इन टर्म्स ऑफ जूल, वो आ जाएगा -2.18 इंटू 10⁻⁻18 Z²/n²। लेकिन आंसर आएगा बच्चों जूल में बच्चों। लेकिन मैंने आपको बता रखा है
एटॉमिक फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में हमेशा आंसर किस में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड यू नो वेरी वेल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब इसको हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो इसको हमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना होगा। जब आप बच्चों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आंसर में लिख देता हूं फाइनली, वो आएगा -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये रिजल्ट आपको ध्यान रखना है जो मैंने डब्बे में बंद कर दिया है। तो En कितना आ गया बच्चों, -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर हाइड्रोजन एटम। फॉर हाइड्रोजन एटम En कितना आ गया बच्चों, -13.6 बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिकॉज फॉर हाइड्रोजन एटम जेड की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1। From this relation बच्चों we can calculate the total energy of the electron in nth energy shell for hydrogen atom. For hydrogen like atom just put the value of Z here also. क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है बच्चों? That means बच्चों अगर मान लो मैं आपसे बात करूं, ये अपना न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट एनर्जी शेल n बराबर 1, ये सेकेंड एनर्जी शेल बच्चों n बराबर 2, ये थर्ड एनर्जी शेल बच्चों n बराबर 3 एंड सो ऑन। फोर्थ एनर्जी शेल भी होगा इसी तरीके से, फोर्थ एनर्जी शेल भी होगा बच्चों इसी तरीके से n बराबर 4। इसमें जब आप वैल्यू पुट करोगे बच्चों, यहाँ पर n की वैल्यू जब आप 1 पुट करोगे तो यहाँ पर जो बच्चों एनर्जी आएगी E1 वो आएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब यहां पर बच्चों आप n की वैल्यू 2 पुट करोगे, n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो बच्चों आंसर आएगा E2 आएगा ये आएगा 13.6 बाय 4, दैट मींस आंसर आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? देखिए एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, लेट्स से n इज इक्वल टू 3, मतलब यहां पर n इज इक्वल टू 3 पुट करोगे तो बच्चों E3 आएगा, आपका E3 आएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट मींस जैसे जैसे बच्चों आप ऊपर जाते जाते हो एनर्जी बढ़ने लगती है बच्चों। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसीलिए बच्चों इनको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट्स। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? एक्साइटेड स्टेट्स। क्या बोलते हैं इसको? एक्साइटेड स्टेट्स, मतलब कि हायर एनर्जी शेल्स। इसको बोलते हैं बच्चों ग्राउंड स्टेट। इसको क्या बोलते हैं? n = 1 को क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। मतलब यहीं पर ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी? सबसे कम। n = 1 फर्स्ट एनर्जी स्टेट में, फर्स्ट एनर्जी मतलब n = 1, यहां पर द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज लीस्ट विच इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे एनर्जी बढ़ती जाएगी, इसीलिए इनको बोलते हैं बच्चों एक्साइटेड स्टेट या फिर हायर एनर्जी स्टेट्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं बच्चों फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ध्यान रखना ये वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि पेपर में आएंगे तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n = 2, मतलब इसको बोलते हैं बच्चों फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसको बोलते हैं बच्चों सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। इसको बोलते हैं बच्चों थर्ड एक्साइटेड स्टेट। दैट मींस फॉर nth एक्साइटेड स्टेट n की वैल्यू क्या पुट करोगे बच्चों आप? n बराबर n-1। That means for third excited state, n+1. For third excited state, n की वैल्यू क्या है बच्चों? 1 2 3 4. For second excited state, n की वैल्यू क्या है? 1 2 3. For nth excited state, n की वैल्यू क्या होगी बच्चों? n+1. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या ये कैलकुलेशन आपको क्लियर है? इसको बच्चों आप नोट करिए, हम और आगे बढ़ेंगे और कंसेप्ट देखेंगे। चलिए बच्चों, हम एनर्जी के बेसिस पर और बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छी अच्छी चीजें डिफाइन करते हैं बच्चों। देखिए En का जनरल फॉर्मूला ये आ गई फॉर हाइड्रोजन एटम Z = 1, बट यू कैन अप्लाई फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, लेट्स से लिथियम के लिए Z की वैल्यू क्या पुट करोगे? 3। यू कैन जस्ट सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ Z हियर एंड यू विल गेट द रिजल्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही? एक टर्म होती है बच्चों एटॉमिक एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन। एक्साइटेशन वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, ये है इसकी ग्राउंड स्टेट। ये क्या है? इसकी ग्राउंड स्टेट। एंड ये सारी की सारी क्या है बच्चों? इसकी एक्साइटेड स्टेट। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट। मतलब ये क्या है बच्चों? ग्राउंड स्टेट। मैंने यहां पर इस तरीके से भी बना दिया है। ये क्या है? ग्राउंड स्टेट।
और ये क्या है बच्चों, एक्साइटेड स्टेट्स। ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 3, थर्ड एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 5। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? और आप देख रहे हैं जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ रहे हो एनर्जी इज इंक्रीजिंग। क्लियर एकदम? अब एक्साइटेशन और आयनाइजेशन एनर्जी और एक्साइटेशन एनर्जी, इन सबको हम डिफाइन करते हैं क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बच्चों। मैं कह रहा हूं कि आप फील करो निकालते कैसे हैं, बाकी प्रॉब्लम तो बहुत हो सकती है, कैलकुलेशन का पोर्शन है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो भाई। इस यूनिवर्स में हर कोई अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है मतलब वो अपनी एनर्जी को कम करने की कोशिश कर रहा है। दैट मीन्स बच्चों, इलेक्ट्रॉन अपने आप क्या करेगा, वो अपने आप तो ये करेगा, वो हमेशा अपने हायर एनर्जी स्टेट से मतलब एक्साइटेड स्टेट से हमेशा अपने लोअर एनर्जी स्टेट मतलब ग्राउंड स्टेट पर आने की कोशिश करेगा। अपने आप तो ये होगा, जिसको बोलेंगे डी एक्साइटेशन, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन मान लो बच्चों, इलेक्ट्रॉन अभी फिलहाल यहां पर है, मान लो इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ठीक है, उसकी एनर्जी कितनी होगी? इतनी होगी, -13.6 फॉर हाइड्रोजन एटम। फॉर अदर एटम जस्ट मल्टीप्लाई -13.6 विद Z²। क्लियर है? अब मान लो मुझे इसको यहां से और उसकी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में, सॉरी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाना है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पहुंचाना है, तो अपने आप तो जाएगा ही नहीं बच्चों। तो एक्साइटेशन क्या है बच्चों? जब भी इलेक्ट्रॉन अपनी लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है तो उसको बोलते हैं बच्चों एक्साइटेशन। वो अपने आप ऐसा नहीं करता, एक्सटर्नली यू हैव टू सप्लाई सम एनर्जी। और ये दो प्रोसेस से होता है बच्चों। पहला प्रोसेस एटॉमिक कोलिजन, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहला प्रोसेस एटॉमिक कोलिजन, कोलिजन से भी बच्चों इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है। और दूसरा प्रोसेस होता है बच्चों एक्सटर्नली यू जस्ट प्रोवाइड सम एनर्जी बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, and the energy of each photons you know very well is equals to hc over lambda is equals to h nu। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? तो एटॉमिक एक्साइटेशन क्लियर हो गया। जब भी इलेक्ट्रॉन अपनी लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, इसी फिनोमेना को बोलते हैं एटॉमिक एक्साइटेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दो तरीके से होता है, एटॉमिक कोलिजन्स and externally you are providing some energy in the form of electromagnetic radiations and it absorbs photons of energy is equals to h nu hc over lambda and it excites। क्लियर एकदम? अब देखो बच्चों, अब होगा क्या, देखो आपको पता है इन सबकी एनर्जी है फिक्स। क्लियर एकदम? E1 E2 E3 ये मैंने यहां पर वैल्यूज भी लिख रखी है। क्लियर है? मान लो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जंप कराना है तो कितनी एनर्जी चाहिए होगी? कॉमन सेंस है यार, कितनी है, जितनी एनर्जी यहां है उतनी एनर्जी यहां है, दोनों का डिफरेंस निकाल दो। मान लो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां एक्साइट कराना है तो कितनी एनर्जी चाहिए होगी? यही क्वेश्चन में पूछता है, कितनी एनर्जी चाहिए होगी? कॉमन सेंस है यार, कितनी एनर्जी चाहिए होगी? E2 माइनस E1 that means -3.4 माइनस ऑफ -13.6। बच्चों ये आएगा आंसर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इतनी एनर्जी चाहिए ही चाहिए। अब सुनो बच्चों ध्यान से, मान लो मैंने कुछ रेडिएशन इस पर फॉल करा है। क्लियर है? लैम्डा वेवलेंथ की रेडिएशन मैंने फॉल कराई और उसकी एनर्जी कितनी होगी बच्चों? hc ओवर लैम्डा। और मैंने कह रखा है आपको डायरेक्टली यू कैन कैलकुलेट इट फ्रॉम 12400 अपॉन में लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप यहां पर वैल्यू पुट करोगे, क्लियर एकदम, जब आप यहां पर वैल्यू पुट करोगे, अगर वो एनर्जी एग्जैक्टली इसके बराबर आ रही है ना बच्चों, ध्यान रखना, एग्जैक्टली इसके बराबर आ रही है या अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ये वैल्यू भी एक अप्रोक्सीमेशन है, अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर आ रही है, तभी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां एक्साइट होगा। अगर एनर्जी ज्यादा है या कम है तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां एक्साइट नहीं होगा। अगर कम है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो ही नहीं सकता। अगर ज्यादा है तो अब हमें यह देखना होगा कि क्या ऐसा तो नहीं है कि वो 1 से 3 में एक्साइट हो गया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अगर ग्राउंड स्टेट से 3 तक जाना है तो सिंपली यार कितनी एनर्जी चाहिए होगी? डेल्टा E13 कितना चाहिए होगा?
कितना चाहिए होगा बच्चों, E3 माइनस E1 वो कितना आएगा बच्चों, -1.51 माइनस ऑफ -13.6, ये आएगा बच्चों 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर वो एनर्जी इतनी है तो वो ये फर्स्ट से डायरेक्टली किस में चला जाएगा, 3 में। कभी कभार एक्साइटेशन ऐसे भी हो जाते हैं बच्चों, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में जाने में, तो जस्ट यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी शेल्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही? बहुत इजी है बच्चों, बहुत इजी है। क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर हो पा रहे हैं आपको? एक्साइटेशन के कंसेप्ट एकदम क्लियर है? ये क्वेश्चन बहुत आते हैं कि इतनी वेवलेंथ की मैंने रेडिएशन गिराई, बताओ एक्साइटेशन यहां से यहां होगा कि नहीं होगा। जस्ट यू कैन कैलकुलेट दिस, जस्ट यू हैव टू डू सिंपल कैलकुलेशंस। क्लियर एकदम? और मैं डायरेक्टली आपको कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट कर करके आंसर दिए। यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट दिस, यू हैव टू डू सम कैलकुलेशंस। मॉडर्न फिजिक्स में बहुत कैलकुलेशन होती है, लेकिन मैंने आपकी 98% कैलकुलेशन रिड्यूस करी है। वो 2% तो आपको करनी होगी, वो भी प्लस माइनस की कैलकुलेशन आपको करनी होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है बच्चों? एक्साइटेशन का कंसेप्ट एकदम क्लियर है? एकदम एक्साइटेशन का कंसेप्ट एकदम क्लियर है? एक्साइटेशन का कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए आपको। जब भी इलेक्ट्रॉन अपने लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, उसी को बोलते हैं एटॉमिक एक्साइटेशन। दो तरीके होते हैं, कोलिजन और you are just providing the some radiations, electromagnetic radiations in the form of photons. You can calculate that energy. If this energy is equals to the energy difference between them, so you can say yes, the electron will excite from this to this, this to this, this to this. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या एटॉमिक एक्साइटेशन क्लियर है बच्चों? एकदम क्लियर है। उसके बाद बच्चों एक टर्म होती है आयनाइजेशन एनर्जी। कौन सा? एक वर्ड होता है, बहुत यूज होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बच्चों? देखो नाम से ही पता चल रहा है, आयोनाइज करना। आयोनाइज करना मतलब इलेक्ट्रॉन को एटम से परमानेंटली निकाल देना। परमानेंटली निकाल देना मतलब इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहां पर है, इलेक्ट्रॉन यहां पर है, परमानेंटली निकाल देना मतलब एग्जैक्टली अनबाउंड कर देना, बिल्कुल कंप्लीटली बाहर, न्यूक्लियस की रेंज से ही बाहर कर दो। बाहर कर देने का मतलब क्या है? एन इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, मतलब ई इन्फिनिटी पे एनर्जी क्या होगी? 0। तो एक्साइटेशन एनर्जी बेसिकली क्या होती है? एक्साइटेशन एनर्जी बेसिकली क्या होती है? ई इनफाइनाइट माइनस एनर्जी एट ग्राउंड स्टेट। ई इनफाइनाइट कितनी होती है बच्चों? 0 माइनस फॉर हाइड्रोजन एटम एनर्जी एट ग्राउंड स्टेट कितनी होगी बच्चों? -13.6। ध्यान रखना मैं बोल रहा हूं फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर अदर एटम यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ जेट। मतलब ये जो मैंने निकाला है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो मैंने निकाला है, दिस इज द एक्साइटेशन एनर्जी, दिस इज द एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ व्हाट? किसकी एनर्जी है ये? हाइड्रोजन की। बेसिकली आप आयनाइजेशन एनर्जी, सॉरी एक्साइटेशन एनर्जी बोल गया मैं, आयनाइजेशन एनर्जी। बेसिकली आप आयनाइजेशन एनर्जी निकालना सीखिए, मतलब अनबाउंड करना है, इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली बाहर निकालना है, मतलब ई इन्फिनिटी माइनस एनर्जी एट ग्राउंड स्टेट। अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूंगा तो एनर्जी एट ग्राउंड स्टेट होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर अदर हाइड्रोजन लाइक एटम यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ जेट। बार बार मैं ये लाइन रिपीट कर रहा हूं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन जरूरी नहीं है हाइड्रोजन एटम के आएंगे, वो कोई भी एटम हो सकता है। मान लो लिथियम की बोल दी, लिथियम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको जेड से किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? एक्साइटेशन का कंसेप्ट एकदम क्लियर है बच्चों? इसको आप नोट करिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं बच्चों एटॉमिक डी एक्साइटेशन। सिंपल है एकदम, नाम से ही पता चल रहा होगा। देखिए जब भी एटम ना एक्साइट करता है ना, तो वो अपनी हायर एनर्जी स्टेट मतलब एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा देर तक नहीं रह पाता। मैं बताऊं आपको तो वो 10 की पावर -6 और 10 की पावर -7 सेकेंड इतनी ही देर सस्टेन करता है, वो तुरंत डी एक्साइट करता है। मतलब डी एक्साइटेशन पढ़ना हमें बहुत जरूरी है। और बोहर साहब का जो तीसरा सिद्धांत है, उसने भी यही कहा था कि जब भी इलेक्ट्रॉन अपने हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिट होगा, तब तक वो क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स, और वो किसके बराबर होगा? द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। और वही एक्साइटेशन में हमने पढ़ा था। दैट मींस लेट्स से बच्चों इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने हायर एनर्जी स्टेट से लेट्स से लोअर एनर्जी स्टेट में डी एक्साइट हो रहा है। वो अपने हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में डी एक्साइट हो रहा है, लाइक दिस। अपने हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में डी एक्साइट हो रहा है। तो वो क्या करेगा बच्चों? हमेशा वो क्या करेगा?
वो हमेशा रेडिएशंस एमिट करेगा। वो हमेशा क्या करेगा बच्चों? रेडिएशंस एमिट करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब क्वेश्चन में इनकी वेवलेंथ निकालने को आ जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन लेट से वो कहता है फॉर हाइड्रोजन एटम और लिथियम भी बोल सकता है वो। लिथियम के लिए यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई इट विद 3। क्लियर एकदम? 3 का स्क्वायर। फॉर हाइड्रोजन एटम लेट्स से इलेक्ट्रॉन इज डीएक्साइड फ्रॉम इट्स सेकंड एनर्जी स्टेट टू इट्स ग्राउंड स्टेट। ऐसा करते टाइम जब वो रेडिएशंस निकाल रहा है तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी? देखिए पहले सिंपल हम अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं यार। सिंपल है भाई, यहां से यहां डीएक्साइड हुआ है ना, यहां से यहां डीएक्साइड हुआ है, मतलब ये इनिशियल है, ये फाइनल है। ये इनिशियल है और ये फाइनल है, मतलब यहां से यहां एनर्जी डीएक्साइड हो गया, मतलब वो अपनी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में चला गया। तो कितनी एनर्जी निकाल रहा होगा वो किसके बराबर होगा? द डिफरेंस बिटवीन दीज टू यार, सिंपली द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। दैट मींस E initial minus E final, सिंपल। दैट मीन्स क्या होगा वो? माइनस 1.51 माइनस 1.51 माइनस 13.6। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है? वो सिंपली वो किसके बराबर होगा? 0.29 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये क्या निकाला आपने? इतनी एनर्जी रिलीज करेगा, इतनी एनर्जी रिलीज करेगा। अब वो पूछ रहा है बताओ वेवलेंथ क्या होगी या फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो ठीक है यार, यू नो वेरी वेल, E इज इक्वल्स टू hc ओवर लैम्डा या फिर 12400 लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको E पता है, जस्ट पुट द वैल्यू। दैट मींस लैम्डा निकालना है तो दैट मींस जस्ट सिंपली 12400 अपॉन में डेल्टा E और आंसर आएगा एंगस्ट्रॉम में। खत्म। सिंपल इससे निकाल सकते हैं, सिंपल हम इससे निकाल सकते हैं। देखिए डायरेक्ट बता रहा हूं मैं आपको, और हम एक और फॉर्मूला अभी ड्राइव भी करेंगे। सिंपल, ये आपको समझ में आ गया? सिंपल है ये, सिंपल समझ में आ रहा है। यहां से यहां जा रहा है डिफरेंस निकाल, यहां पे वैल्यू पुट कर। यहां से यहां जा रहा है डिफरेंस निकाल, वैल्यू पुट कर। यहां से यहां जा रहा है डिफरेंस निकाल, वैल्यू पुट कर। क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है। और हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई भी हम कर सकते हैं। यू नो वेरी वेल कि nth एनर्जी स्टेट में जो जनरल फॉर्मूला आया था वो आया था बच्चों -m e⁻⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। यही आया। वो अलग बात है, इसकी वैल्यू जब हम पुट कर देते हैं तो आंसर आता है -13.6। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है बच्चों? अब देखो, मान लो इलेक्ट्रॉन जो है यहां से यहां ट्रांजिट हुआ, मतलब लेट्स से ये अब उसकी इनिशियल स्टेट हो गई बच्चों और ये हो गई उसकी फाइनल स्टेट। यहां से यहां ट्रांजिट हुआ तो बोर्ड्स थर्ड पोस्टुलेट क्या है बच्चों? बोर्ड्स थर्ड पोस्टुलेट क्या है कि h न्यू विल बी इक्वल्स टू E इनिशियल माइनस E फाइनल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? तो यहां पर जस्ट पुट द वैल्यू। E इनिशियल क्या होगा बच्चों? E इनिशियल क्या होगा बच्चों? m माइनस m e⁻⁴ अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर बाय z स्क्वायर एन i का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस m e⁻⁴ z स्क्वायर बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर एन एफ स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहां से देखो बच्चों क्या चीज कॉमन निकाल लूंगा मैं, क्या चीज कॉमन निकाल सकता हूं? m e⁻⁴ अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर z स्क्वायर ब्रैकेट में बचेगा 1 बाय एन एफ स्क्वायर माइनस 1 बाय एन आई स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? और ये किसके बराबर हो सकता है बच्चों? h न्यू मतलब hc ओवर लैम्डा। क्लियर एकदम? अब देखो 1 बाय लैम्डा को मैं क्या भी लिख सकता हूं बच्चों? 1 बाय लैम्डा को ये hc इधर भेज दो तो क्या आ जाएगा? z स्क्वायर m e⁻⁴ 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c 1 बाय एन एफ स्क्वायर माइनस 1 बाय एन आई स्क्वायर। बच्चों क्लियर है? ये एक और कांस्टेंट बन गया बच्चों, इसको बोलते हैं रेडबर्ग्स कांस्टेंट R। दैट मींस एक और फॉर्मूला आ गया आपके पास और इसकी कोई नीड नहीं है, मैंने बता दिया, सिंपली आप यहां से निकाल सकते हो। 1 बाय लैम्डा बराबर z स्क्वायर R 1 बाय
एन एफ स्क्वायर माइनस 1 बाय एन आई स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फॉर हाइड्रोजन एटम पुट जेड बराबर 1, दैट मीन्स फॉर हाइड्रोजन एटम दैट मीन्स जेड बराबर 1, क्या आ जाएगा? 1 बाय लैम्डा बराबर आर 1 बाय एन एफ स्क्वायर माइनस 1 बाय एन आई स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और आर की वैल्यू होती है बच्चों 1.03 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं, अदरवाइज मैंने आपको बता ही दिया सिंपली, ये भी ध्यान रखना ही चाहिए। अभी हम कुछ सीरीज पढ़ेंगे तो उसमें ये यूज होगा, अदरवाइज हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? इसको क्या बोला मैंने? रेडबर्ग्स कांस्टेंट। इसको क्या बोला मैंने? रेडबर्ग्स कांस्टेंट आर, उसकी वैल्यू कितनी है? 1.03 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। क्लियर एकदम? अब यहाँ पर सिंपली जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू। कैसे? मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ एक्साइट कर रहा है। लेट्स से इलेक्ट्रॉन this is n is equals to 3. Yes, this is n is equals to 3 and this is n is equals to 1. Just put the value 3 or 1. यहाँ पर just put the value 1, यहाँ पर just put the value 3, you will get the result. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? एकदम कंसेप्ट एकदम क्लियर है। मान लो इलेक्ट्रॉन जो है n is equals to 5 से n is equals to 3 में जा रहा है। n is equals to 5 से n is equals to 3, मतलब फाइनल क्या है? n is equals to 3 और इनिशियल का n is equals to 5. Just put the value. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एंड विल गेट द डायरेक्टली रिजल्ट। बट ध्यान रखना वो 1 बाय लैम्डा होगा और लैम्डा निकालने के लिए यू हैव टू इन्वर्स इट। क्लियर एकदम? क्या ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है? कंसेप्ट एकदम क्लियर है? अदरवाइज शॉर्टकट। क्लियर एकदम? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? आगे अभी हम सीरीज पढ़ने जा रहे हैं, उसमें ये यूज होगा, अदरवाइज वी कैन डू लाइक दिस सिंपल कैलकुलेशन। क्लियर है? इसको आप नोट करिए। चलिए, एटॉमिक डी एक्साइटेशन की मदद से हम कुछ और एटॉमिक स्पेक्ट्रम और कुछ सीरीज यहाँ पर समझते हैं। एटॉमिक डी एक्साइटेशन क्या है वो तो आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर भी मैंने दिखा रखे हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन अपने हायर एनर्जी स्टेट एक्साइटेड स्टेट से अपने लोअर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिट होता है, तब वो कुछ रेडिएशंस एमिट करता है। और इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं? एटॉमिक डी एक्साइटेशन। क्लियर है? जब अब बच्चों क्या देखा गया एक्सपेरिमेंटली, जब उन रेडिएशंस को फोटोग्राफिक प्लेट्स पर उतारा गया तो कुछ लाइंस मिली, हमें कुछ लाइंस मिली और उन्हीं लाइंस को बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइंस, एटॉमिक स्पेक्ट्रम सीरीज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगेन दो तरीके के स्पेक्ट्रम होते हैं बच्चों, एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्यों? क्योंकि जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो भी कुछ वो सीरीज निकालेगा, तो उसको बोलती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और जब इलेक्ट्रॉन कुछ एमिट करेगा, मतलब जब वो डी एक्साइट होगा, कुछ एमिट करेगा, तो उसको बोलती है एमिशन स्पेक्ट्रम। जनरली हमें क्या पढ़ना होता है? एमिशन स्पेक्ट्रम, मतलब वो क्या कर रहा है? डी एक्साइट कर रहा है बच्चों। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बच्चों अब इसी के बेसिस पर कुछ सीरीज डिफाइन है। बाल्मर सीरीज, साइंटिस्ट के नेम है बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट पी-फन, लेमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट पी-फन। क्लियर एकदम? मैं नाम लिख देता हूं यहां पर, लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पाशन, ब्रैकेट एंड पी-फन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? ये 5 सीरीज डिफाइन है। ठीक है, ये है बच्चों लेमन सीरीज। क्लियर है? ये है बच्चों बाल्मर, ये है बच्चों पाशन, ये है बच्चों ब्रैकेट एंड ये है बच्चों फन सीरीज। क्लियर है एकदम? कंसेप्ट एकदम क्लियर है? देखिए लेमन सीरीज में क्या हो रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो है अपने हायर एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, n इज इक्वल्स टू 1 में आ रहा है। मतलब इसमें हमेशा nf की वैल्यू क्या होगी? 1। nf की वैल्यू हमेशा क्या होगी बच्चों? 1। और ni क्या हो सकता है बच्चों? 1 से ज्यादा कुछ भी, वो 2 से भी 1 में आ सकता है, 3 से भी 1 में आ सकता है, 4 से भी 1 में आ सकता है, 5 से भी 1 में आ सकता है। दैट मीन्स दिस इज व्हाट ni क्या होगा? 2, 3, 4 एंड सो। दैट मीन्स अगर मुझे वेवलेंथ निकालनी हो तो सिंपली 1 बाय लैम्डा बराबर r
जनरल फॉर्मूला क्या होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको पता ही है, 1/λ बराबर r 1/nf² माइनस 1/ni²। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो डायरेक्टली nf की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, 1/1² माइनस 1/ni²। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एंड वी हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू ni2 3 4 एंड सो एंड सो एंड सो। क्लियर है एकदम? बाल्मर सीरीज में बच्चों देखिए, ये बाल्मर सीरीज है, एन फाइनल हमेशा क्या है, 2, मतलब इलेक्ट्रॉन अपने हायर एनर्जी स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिट हो रहा है। दैट मींस एनएफ की वैल्यू यहां पर क्या होगी, 2, और एनआई क्या होगी उससे ज्यादा हमेशा 3 4 5 एंड सो एंड सो एंड सो। दैट मींस 1/λ विल बी इक्वल्स टू r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/ni²। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? पार्शियल सीरीज में बच्चों देखिए क्या हो रहा है, पार्शियल सीरीज में फाइनल हमेशा कहां पर जा रहा है, वो फाइनल हमेशा कहां जा रहा है, 3, और ni हमेशा उससे ज्यादा 4 5 6 एंड सो एंड सो एंड सो। दैट मींस 1/λ बराबर r 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/ni²। क्लियर एकदम? ब्रैकेट सीरीज में बच्चों देखिए क्या हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है, nf क्या है 4 and ni is 5 6 7 and so and so so। that means 1/λ बराबर r 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/ni²। सिमिलरली पी फंड में क्या हो रहा है, nf क्या होगा बच्चों 5 and ni is what 6 7 so and so and so। that means 1/λ बराबर r 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/ni²। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है बच्चों? अब बच्चों, अब ये जो रेडिएशंस निकल रही है, इनकी जो वेवलेंथ है ये हमें देखी गई, और हमने देखा कि ये जो बाल्मर सीरीज की जो रेंज आती है, बाल्मर सीरीज की जो रेंज आती है, रेंज कैसे निकाल सकते हैं बच्चों? देखिए एनआई की वैल्यू यहां पर हम, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है एनआई की 2, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इनफाइनाइट। तो n = 2 पुट करके और n = इनफाइनाइट पुट करके एक बाल्मर सीरीज की रेंज निकाल सकते हैं हम रेडिएशंस की। और हमने एक्सपेरिमेंटली देखा बच्चों, वो जो रेंज है वो कहां पर लाई करती है, अल्ट्रावायलेट रीजन में। किसमें लाई करती है, इसको आपको ध्यान रखना होगा, अल्ट्रावायलेट रीजन में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सिमिलरली बाल्मर सीरीज की जब हम रेंज निकालेंगे, यहाँ पर ni की वैल्यू 3 और इनफाइनाइट पुट करके, तो वो बच्चों आ रही है विजिबल रीजन में। किसमें आ रही है, इसको ध्यान रखना है, विजिबल रीजन में। सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली जब भी हम इन सभी की रेंज निकालेंगे, तो ये सारी की सारी अप्रोक्सीमेटली किसमें आ जाती है बच्चों, इंफ्रारेड रीजन में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लेमन सीरीज, बाल्मर, पार्शियल, ब्रैकेट, प्रीफर्न। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है बच्चों? और यही कहलाता है बच्चों एटॉमिक स्पेक्ट्रम, और यही क्या है, एटॉमिक स्पेक्ट्रल सीरीज, एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइंस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और बच्चों क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे पूछ लेता है, बहुत सिंपल सिंपल भी पूछ लेता है। वो ये भी पूछ लेता है कि रेंज ऑफ लेमन सीरीज, जस्ट पुट द वैल्यू। रेंज ना पूछने की बजाय वो इनडायरेक्टली ऐसे पूछ लेता है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब देखिए मिनिमम और मैक्सिमम के लिए मतलब रेंज ही पूछ रहा है। एनआई की वैल्यू आपको यहाँ 2 और इनफाइनाइट पुट करनी होगी। अब आपको ये सोचना होगा कि एन की वैल्यू 2 के लिए मिनिमम होगी और या मैक्सिमम होगी, और एन की वैल्यू इनफाइनाइट के लिए मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वो आप इजीली पता कर सकते हैं। क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर है? क्या ये कंसेप्ट सारे आपको समझ में आ रहे हैं? सो एटम के सारे पॉइंट्स, सारे बेसिक पॉइंट्स, मैं फिर कह रहा हूँ क्वेश्चंस क्या है, मेरा काम यहाँ तक ही था। अब प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस जितनी आप करोगे चीजें समझ में आएंगी। मैंने आपको सारी चीजें फील कराई है, कनेक्ट कराया है, एक एक पॉइंट से मैंने आपको कनेक्ट कराया है। इसके बाद तो प्योरली प्रैक्टिस है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? हर एक बारीकी से, हर एक चीज पर मैं बारीकी से गया हूँ। क्लियर है? हर एक पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस किया है, कैलकुलेशन बिल्कुल रिड्यूस करके दी है मैंने आपको। हर एक चीज मैंने आपको बताई ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। क्लियर है? इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। एटम के सारे बेसिक फंडा मैंने यहाँ पर आपको क्लियर करी है। क्लियर है? इस लेक्चर को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।